नहीं, उसमें दो देश की चर्चा हुई जिसका नाम क्या है? इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी पर किस देश का प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया दोनों का एकीकरण होने देना नहीं चाहता था, और अगर कोई विरोध वहां करता था, अगर कोई वहां पर कुछ करने का प्रयास करता था, तो ऑस्ट्रिया उन मामलों को क्या कर देता था? दबा देता था। ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो था, राजा था, उसका नाम मेटरनिक था। मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया, जो कि एक नंबर कट्टर और एक नंबर घोर प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासक था। चूंकि इतने लंबे समय तक शासन किया, लगभग 33 वर्षों तक शासन किया, इसीलिए इस पूरे काल को मेटरनिक युग भी कहा गया। अब रहा बात इटली में, तो इटली में भैया सब आपस में बटे हुए थे। तो इटली में पहला व्यक्ति जिसने एकीकरण की बात का प्रयास किया, उसका नाम था मेजनी, जो एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों वाला व्यक्ति था और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण क्या थे? ज्यादा थे, और व्यवहारिक गुण कम थे। 1831 में उसने यंग इटली और 1834 में उसने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया, और फिर वो प्रयास तो किया लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर दूसरे नंबर पर जिसने इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया, उसका नाम था काउंट काबूर। काउंट काबूर जानता था कि अगर हमको इटली का एकीकरण करना है तो उसके लिए हमको एक काम करना होगा, ऑस्ट्रिया को हराना होगा। ऑस्ट्रिया को हराना उसके बस की बात नहीं थी, इसीलिए ऑस्ट्रिया को हराने के लिए उसने पहले ही फ्रांस के क्रीमिया युद्ध में जबरदस्ती जाकर साथ दे दिया। इस बात से फ्रांस प्रभावित हुआ और फ्रांस ने यह वादा किया कि हम भी तुमको मदद करेंगे। बदले में दो क्षेत्र लिया, नीस और सेवाय, और फिर उससे युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, और 1862, 60, 61 तक रोम वगैरह को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग इटली का कई भाग उसने क्या किया? मिला दिया, है ना। फिर तीसरे नंबर पर आया कौन? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी जो पेशे से एक नाविक था, और उसने एक अपनी टीम बनाया, सेना बनाया, और इटली के दो क्षेत्र, सिसिली और नेपल। सिसिली एक ऐसा क्षेत्र है जहां काफी ज्वालामुखी आता है, आप जाइएगा इंटर में तो थोड़ा सा पढ़िएगा। तो सिसिली और नेपल्स के पर आक्रमण करके उसको भी कब्जा किया, और इन सब राज्यों का शासक विक्टर इमैनुअल को बना दिया, और लगभग इटली को, रोम को छोड़ दिया जाए मेन टाउन को, तो लगभग सब जगह इटली का एकीकरण क्या हो चुका था? पूरा हो चुका था। लड़ाई इधर इटली में भी चल रहा था, सेम प्रक्रिया जर्मनी में भी चल रहा था, क्योंकि जर्मनी भी एक दो नहीं बल्कि 300 भागों में बटी हुई थी। 300, बीच में लबर नहीं बोलो, कितना बार बोले हैं, सुनो या तो तुम ही बोलो। जर्मनी जो था वो 300 क्षेत्रों में क्या थी? बटी हुई थी। 300 क्षेत्र में बटे रहने के कारण यहां भी बहुत सारा परेशानी हो रहा था, और लोग यहां पर भी जैसे इटली में विरोध चल रहा था, वैसे जर्मनी में भी क्या चल रहा था? विरोध चल रहा था। अब देखिए जर्मनी में कैसे विरोध चल रहा था, उसके बाद समझिएगा। जर्मनी का सबसे अगर पावरफुल कोई राज्य था तो उसका नाम था प्रसा। अभी तुरंत मानचित्र भी आपको दिखाएंगे हम, है ना। प्रसा क्या था? प्रसा था। प्रसा जो था उस जर्मनी का सबसे क्या था? शक्तिशाली राज्य था। उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में जर्मनी के कई क्षेत्रों को जीत करके, मिला करके जर्मन राइन राज्य संघ का क्या किया? निर्माण किया। जबकि वहां के कुछ दार्शनिक थे, कुछ विचारक थे, जिसका नाम था हीगेल, जिसका नाम था हम्बोल्ट, जिसका नाम था अंडर्ट, है ना। ये सब बहुत नामी व्यक्ति थे, अपने विचारों को प्रकट करते थे। और देखिए कहानीकार, लेखक, कवि, ये सब अपने विचारों को प्रकट करके आपके अंदर की चीजों को जगाने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह प्रसा का चांसलर जो था, है ना, प्रसा कौन था? जर्मनी का एक राज्य, और राज्य कैसा राज्य? सबसे पावरफुल राज्य। और यहाँ का जो चांसलर था, है ना, वो हीगेल एक आदमी का नाम है। हीगेल क्या है? आदमी। और कौन सा आदमी है भैया? बहुत बड़ा विचारक है, दार्शनिक टाइप का आदमी, जो लंबी बातें कहता है, बड़ी बातें कहता है, उस टाइप को कहते हैं दार्शनिक, है ना। तो हीगेल के विचारों से ये प्रभावित था। जर्मनी में सिर्फ जर्मनी के लोगों नहीं, जर्मनी के विद्यार्थियों ने भी एक सभा बनाया, एक कमेटी बनाया, और जर्मनी के विद्यार्थियों ने जो सभा बनाया उसका नाम है ब्रूसेन सैप्ट।
क्या नाम है? ब्रूसेन सेट। ये विद्यार्थियों ने बनाया, क्योंकि हम लोग भी जब एक रहेंगे, विद्यार्थी मिलकर लड़ेगा, किसान मिलकर लड़ेगा, मजदूर मिलकर लड़ेगा, व्यापारी मिलकर लड़ेगा, आम जनता अगर खड़ा हो जाए तो फिर तुम्हारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। इसलिए वहां के विद्यार्थियों ने भी एक अपना टीम बनाया जिसका नाम ब्रूसेन सेट रखा। 1834 में वहां व्यापारियों ने भी अपना एक संस्था बना लिया जिसका नाम क्या रखा? जालबेरिन। आपको ऑब्जेक्टिव भी लिखा है। जालबेरिन क्या है? तो व्यापारियों का क्या है? संघ है, व्यापारियों का एक टीम है ना, उसका नाम क्या है? जालबेरिन। 1848 में राष्ट्रवाद वहां थोड़ा सा भड़का और उसी समय मेटरनिख का क्या हो गया? पतन हो गया, है ना। और प्रसा का उस समय जो शासक था उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम। और फ्रेडरिक विलियम देखो आदमी ठीक ठाक था, लेकिन झूठ मूठ का टेंशन पालना नहीं चाहते। उसको लगता था हम सबसे पावरफुल हैं, हम आराम से रहिए रहे तो हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो ज्यादा दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करता था। वो नहीं लड़ना चाहता था ऑस्ट्रिया से। वो जैसे चल रहा है मामला चलने दो, अपना खाओ, अपना पकाओ। आजकल अमूमन क्या लोग करते हैं भैया? अपने से मतलब रखते हैं, अगला क्या कर रहा है, मर रहा है, जी रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ अपना बचाव किसी तरह से हो जाए, वही काम कौन कर रहा था? फ्रेडरिक विलियम। कौन कर रहा था? और फ्रेडरिक विलियम कहाँ का शासक था? और प्रसा किस देश में है? किस देश में है? और कैसा राज्य है? शक्ति। जर्मनी का सबसे पावरफुल अगर कोई राज्य था तो उसका नाम क्या है? प्रसा। और प्रसा का राजा कौन था? फ्रेडरिक विलियम। कौन था? और फ्रेडरिक विलियम ऑस्ट्रिया से संघर्ष करना नहीं चाहता था, है ना। इसके बाद इसका हो गया कुछ दिन के बाद देहांत। फ्रेडरिक विलियम जो हो गया, मर गया। तो फ्रेडरिक विलियम जैसे ही मरा तो फ्रेडरिक विलियम के बाद जो राजा बना वो बना विलियम प्रथम। कौन बना? देखो वहां का पहले चलता था पोप 1 पोप 2 ऐसे करके चलता था। जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस तृतीय, जार निकोलस ऐसे चलता है। जैसे नाम सुनोगे अभी चार्ल्स दशम का, तो चार्ल्स वो खानदान का नाम हो गया, वो खानदान के नाम पर चल रहा है। पहला राजा चार्ल्स 1, दूसरा राजा चार्ल्स 2, तीसरा राजा चार्ल्स 3, चार्ल्स तृतीय बोलते हैं उसको, ऐसे चार्ल्स दशम हो गया। तो नाम इस तरह से चलता था पहले, ठीक है। तो आप ये जानिए कि प्रसा का जो राजकुमार था, जो राजा था, वो ऑस्ट्रिया से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन प्रसा का जो राजा था उसका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद फ्रेडरिक विलियम के बाद जो राजा बना वो कौन बना? विलियम प्रथम। कौन बना? क्या नाम है? विलियम। और विलियम प्रथम एक नंबर का लोकतांत्रिक विचार का था। वो चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, वो चाहता था हमारा देश एक हो जाए, लेकिन वो ये भी जानता था कि सिर्फ बोलने से कुछ होता नहीं है, उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और लड़ाई के लिए ठीक है ताकत आपके पास खूब है, दिमाग अगर नहीं है तो आप ताकत को जीत नहीं सकते। ताकत जीतने के लिए लड़ाई के साथ साथ आपके दिमाग भी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बड़ा से बड़ा युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से लोग क्या किया है? जीता है ना। किसी को अगर हराना हो तो सामने से लड़िएगा, कितना लड़िएगा, है ना। लेकिन दिमाग से अगर हरा दिए तो वो लड़ाई आराम से जीत सकते हैं। तो इसने क्या किया? बिस्मार्क एक आदमी था जर्मनी में, और बिस्मार्क जो था ये बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था, बहुत माइंड का शातिर व्यक्ति था। इसको पता था युद्ध कैसे लड़ना है, और बिस्मार्क ने एक नीति अपनाया। उस नीति का नाम है रक्त एवं लौह की नीति। पूछेगा कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। इसने कहा कि जब तक लोहा मतलब तलवार नहीं चलेगा, जब तक रक्त यानी खून नहीं बहेगा, तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए रक्त एवं लौह की नीति को अपनाना होगा। और सारे लोगों को इसने खूब दिमाग लगाया, सारे लोगों को आकर्षित किया, सारे लोगों को प्रभावित किया। और इस तरह से बिस्मार्क ने दिमाग लगाकर, और विलियम प्रथम ने इसको खूब ताकत दिया। विलियम प्रथम क्या दिया? ताकत। जितना हाथी घोड़ा ले जाना है ले जाओ, जितना सैनिक ले जाना है ले जाओ, जितना धन ले जाना है ले जाओ। तुम दिमाग से चलो कि कहां घोड़ा तुमको लगाना है, कहां के सैनिक तुमको लगाना है कि उसको मार के तुमको गिरा देना है ना। तो इस तरह से विलियम प्रथम ने ताकत देने का काम किया, और दिमाग किसने लगाया? बिस्मार्क ने। और इस तरह से इटली जर्मनी का एकीकरण धीरे धीरे बढ़ना क्या हो गया? शुरू हो गया। इधर जब मान लिया लड़ाई कैसे चल रहा है, बीच में कौन है? ऑस्ट्रिया। इधर कौन है? इटली। इधर कौन है? जर्मनी। जब लड़ना शुरू किया किससे? ऑस्ट्रिया से। तो इटली क्या छोड़ देगा?
इटली को तो वो तंग कर रहा था, ये भी तंग, इसको मारना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जर्मनी ने जाकर फिर से फ्रांस से भी संधि कर लिया। बोला भाई तुम इटली को मदद किए हो, हमको नहीं करोगे? बोला हाँ करेंगे, लेकिन जगह हमको भी दोगे। इटली दिया नीस और सिवाय, तो तुम नहीं दोगे? तो बोला ठीक है। पहले तो लड़ाई हुआ, और लड़ाई हुआ तब चौपट्टी से इसको मार खाना शुरू हो गया। और जब चारों पट्टी से एगो इन्हें मारे एक थाप, एगो इन्हें मारे एक थाप, तो तुम क्या नहीं मारोगे? पता चलेगा? तीन आदमी मिल के खड़ा होकर किसी को मारे लगेगा तो भागे के सिवा ओकरा कोई चारा है नहीं। तो बेचारा ऑस्ट्रिया यहाँ पर से बुरी तरह क्या हो गया, पराजित हो गया। लेकिन जर्मनी के लोगों ने कहा नहीं, आपने मदद किया है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपना क्षेत्र फ्रांस को नहीं देंगे। अब क्या हुआ, फ्रांस बोला वो नहीं देगा, तोरो सब लड़ जाएंगे, है ना। तो फ्रांस से युद्ध हो गया, और फ्रांस से जो युद्ध हुआ, आप देखिएगा उस युद्ध कहां गया, लेंदन की संधि हुई, और फ्रांस से भी युद्ध हुआ। वो युद्ध हुआ 19 जून 1870 को। प्रसा कहाँ का था, जर्मनी का, और फ्रांस तो देश ही है। इन दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन फ्रांस इसमें क्या हो गया, हार गया। और हारने के बाद फिर अंत में 10 मई 1871 को एक बैठक हुई। देखो लड़ाई चाहे जितनी बड़ी हो, अंत कहीं ना कहीं बातचीत से ही होती है। हमेशा लड़ाई चलते रहेगा। जब एक पार्टी हारने लगेगा तो कहेगा, लेटर भेजेगा, भैया समझौता कर लो, उनका हल लड़ोगे, है ना। तब बुलाया, बैठक हुआ, और बैठक का नाम, संधि का नाम रखा फ्रैंकफर्ट संधि। क्या रखा? और इसी फ्रैंकफर्ट संधि के तहत 10 मई 1871 को इटली का भी एकीकरण पूरा हो गया, और जर्मनी का भी एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण कौन वर्ष पूरा हुआ? 1810। कब? 10 मई। और सन कौन सा है? 1800। तो इटली एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? दोनों देश का एकीकरण एक ही साथ पूरा हुआ। बात समझ में आया कि नहीं समझ आया? इटली और जर्मनी दोनों को हस्तक्षेप करने वाला अगर कोई देश था तो वो ऑस्ट्रिया था। अब दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया, किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। और फ्रांस को पुनः हराकर फिर जर्मनी ने क्या किया, अपना क्षेत्र को वापस मिला लिया। तो ये तो हो गया। इस बीच में दो बड़ी घटनाएं हुई। उस दो बड़ी घटना है, एक आपका 1830 की क्रांति और एक 1848 की क्रांति। अब 1830 की क्रांति क्या है, 1848 की क्रांति क्या है, ये अलग से सवाल आता है आपको। और याद रखिएगा 1830 में क्या हुआ था, फ्रांस का शासक, ये आपका मतलब फ्रांस का शासक क्या बताएं, चार्ल्स दशम। ये एक नंबर का निरंकुश का मतलब समझते हैं, एक नंबर टेढ़ा आदमी, अपन मन से चले वाला आदमी, जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके, जिस पर कोई दबाव ना लगा सके, कोई बोले तो किसी का सुनता नहीं है, अपनी मन मर्जी करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं निरंकुश। तो फ्रांस का शासक कौन था, चार्ल्स दशम। और चार्ल्स दशम कैसा शासक था, निरंकुश। और वहां कोई अगर विरोध करता था, कोई जनता वाली आवाज उठती थी, कोई लोकतंत्र की बात उठाता था, उस भावना को वो क्या कर देता था, दबा देता था। उसने प्रधानमंत्री बनाया पोलिगनेक को। किसको बनाया? लेकिन पोलिगनेक का पूरा जनता ने क्या किया, विरोध किया, बोला नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, ये और खराब है ना, और पूरा विरोध किया। जब विरोध किया तो सरकार ने नियम निकालकर 4 लोगों को फांसी देने का काम किया, उसका गला घोटने का काम किया, है ना। तो इससे जनता और भड़क गई। एक तो तुम राजा हो, तुम कुछ करते नहीं हो, और तुम अपने से भी बदतर आदमी को हमारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए हो। अब बताओ कि हम कहां जाएंगे, और इसको अगर हम विरोध कर रहे हैं तो हमारा आदमी को तुम गला घोटोगे। और गला घोटने का प्रयास जब होने लगा तो लोगों ने 28 जून 1830 को फ्रांस में भयंकर आंदोलन कर दिया, और इसी क्रांति को हम कहते हैं 1830 की। 1830 की क्रांति किस राजा के विरुद्ध में हुई? इसने प्रधानमंत्री किसको बनाया था, और इसके विरोध में क्या हुआ, 4 लोगों को गला घोटने का प्रयास किया। तो इससे जनता क्या हो गई, भड़क गई, और ज्यादा विरोध होने लगा, और ये गृह युद्ध में बदल गया, और पूरे घर में फ्रांस में लड़ाई झगड़े होने लगे। और इसी लड़ाई को, इसी झगड़े को, इसी क्रांति को हम 1830 की क्रांति कहते हैं। 1848 में क्रांति हुई। फ्रांस का शासक था जिसका नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था? ये आदमी ठीक ठाक था, दिल का साफ था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, सब मिला जुला के ठीक था, लेकिन कहता था हम कोई सुधार नहीं करेंगे, हम चुपचाप अपन खाएंगे, अपन तुम तोरा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, हम तुमको कुछ करेंगे भी नहीं। तो भैया इसके राज में भूखमरी आ गया, इसके राज में भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसके राज में बेरोजगारी बढ़ गया,
अब बताओ, कोई राजा बन गए हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम इस देश के लोगों को कैसे रोजगार दोगे, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। अधिकार हमको कोई मतलब नहीं है। बस इसके विरोध में 1848 में क्या हो गया, विरोध हुआ, और इसी विरोध को, इसी क्रांति को हम क्या बोलते हैं, 1800। और इसने 1840 में प्रधानमंत्री किसको बनाया था, गीजो को। किसको बनाया था? और उसके राज में क्या हो गया, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। और 24 फरवरी 1848 को एक भयंकर आंदोलन हुआ, और भयंकर आंदोलन होने का कारण इसका नाम रखा गया 1848 की। तो 1830 की क्रांति के समय राजा चार्ल्स 10, 1848 के क्रांति के समय लुई फिलिप, है ना। और एक के समय क्या हुआ, वो आदमी पूरा विरोध हुआ, क्योंकि आदमी सही नहीं था, जनता को खूब तंग करता था। दूसरा, जनता को तंग नहीं करता था लेकिन किसी प्रकार का आर्थिक सुधार नहीं चाहता था, किसी तरह का सामाजिक सुधार नहीं चाहता था। और इसी के विरोध में दोनों जगह क्या हुआ, आंदोलन हुआ। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। अब जरा हम बोलेंगे, बोल सकते हैं? चलिए मेरे साथ बोलिएगा, देखते हैं। पूरा आवाज आएगा तब मजा आएगा। क्या यूरोप क्या है? आवाज नहीं आया। यूरोप क्या है? यूरोप में कौन दो देश की चर्चा हुई? इटली और इटली और इटली और नहीं, खा के नहीं रहे। चलिए, अच्छा बात है। देखो, ऐसे करियोगे इसलिए करवाते हैं ना कि आपको याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने का आवश्यकता नहीं। एक बार उलट लोगे तो इसी याद हो जाएगा, समझ गए ना, इसलिए आपको करवाते हैं। चलिए, इटली और जर्मनी को डिस्टर्ब कौन करता था? ऑस्ट्रिया का राजा का नाम, ऑस्ट्रिया का राजा का नाम, नया आवाज आया, अभियो ने आया। मेटरनिक कैसा राजा था? कैसा राजा था? कैसा राजा था? और घोर प्रतिक्रिया, घोर प्रतिक्रिया शासन 1815 से, शासन 1815 से 1848 ईस्वी तक किया। और इसी काल का नाम रखा गया मेटरनिक युद्ध। मेटरनिक, मेटरनिक। और वो इटली और जर्मनी को एकीकरण करने, इटली में एकीकरण करने के सबसे पहला व्यक्ति कौन आया? सबसे पहला व्यक्ति मैजनी क्या था? क्या था जी? साहित्यकार। क्या था? विचार कैसा था? लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, है ना, गणतांत्रिक या 1831 में यंग इटली, 1834 में, 1834 में प्रयास किया लेकिन सफल। दूसरे नंबर पर कौन आया? कौन आया? कौन आया? सबसे बड़ा विरोधी किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को। किसको हराने के लिए किससे संधि किया? किससे संधि किया? बदले में कितना क्षेत्र दिया? कौन कौन? नीस और है ना। तीसरा नंबर पर कौन आया? गैरीबाल्डी। तीसरे नंबर पर पैसे से क्या था? पैसे से क्या था? दो क्षेत्र पर आक्रमण किया, सिसिली और और मिलाकर राजा किसको बना दिया? विक्टर। विक्टर। और काउंट काबूर भी राजा किसको बनाया था? विक्टर। और खुद गैरीबाल्डी जीने चल गया साधारण जीवन के लिए। इस तरह जर्मनी में भी विरोध चल रहा था। और जर्मनी में विरोध, जर्मनी का सबसे ताकतवर राज्य कौन था? ताकतवर राज्य कौन था? और पर्सा का राजा, पर्सा का राजा, पर्सा का राजा फ्रेडरिक विलियम। पर्सा का राजा, पर्सा का राजा, पर्सा का राजा ऑस्ट्रिया से लड़ना चाहता था, ऑस्ट्रिया से लड़ना चाहता था। वो चुपचाप अपना था, है ना। लेकिन उसका क्या हो गया? देहांत। उसका क्या हो गया? तो राजा बना विलियम, राजा बना विलियम। ये लोकतांत्रिक विचारों वाला था और ये सुधार चाहता था। इटली का एकीकरण चाहता, जर्मनी का एकीकरण चाहता था। इसलिए चांसलर किसको बनाया? बिस्मार्क को। किसको बनाया? एक नंबर
नंबर का क्या था? कूटनीति। क्या था? इसने एक नीति का प्रतिपादन किया, उस नीति का नाम क्या है? रक्त एवं लव की नीति। और इटली और जर्मनी का एकीकरण किस संधि से हुआ? फ्रैंकफर्ट। और एकीकरण का तारीख क्या है? 10 मई 1830 में फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम प्रधानमंत्री बनाया पोलिगनेस को। उसका विरोध हुआ तो राजा 4 आदमी को मरवाने का क्या किया? प्रयास किया। जनता क्या गई? भड़क गई। पूरा फ्रांस में युद्ध शुरू हो गया। अपने में लड़ना, राजा के आदमी के साथ लड़ाई शुरू हो गया। और ये क्रांति 1830 में हुई, इसीलिए इसे 1830 की। और लुई फिलिप कहाँ का राजा था? फ्रांस का। और वो आदमी कैसा था? ठीक ठाक, लेकिन कोई सुधार उसके राज्य में क्या आ गया? भूखमरी। क्या आ गया? बेरोजगारी। क्या आ गया? भ्रष्टाचार। क्या आ गया? और प्रधानमंत्री 1840 में किसको बनाया? गीजो को। इसके खिलाफ भी जनता क्या हो गई? भड़क गई। और एक क्रांति की 1848 में, 22 फरवरी 1800। और इसी क्रांति का नाम रखा गया। याद हो गया? तो दिक्कत बोलिएगा एकदम याद हो जाएगा, नहीं बोलिएगा नहीं याद होगा। लजाना नहीं है यहाँ, है ना? यहाँ बोलना है। और किसी के मन में कोई सवाल है तो बोलिए। एक आध दिन और लगेगा, थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, फिर आंसर क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। ड्यू आया है कि नहीं का जी? ठीक है, 5 तारीख तक ड्यू जरा कल क्लियर कीजिए। देखिए समय पर आपको मेहनत कर रहे हैं, समय पर पेमेंट भी दीजिए। और पुराना ड्यू जिनका लॉन्ग है एकदम खत्म कीजिए। ठीक है, महीने महीने दीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा। और 1-3 महीना और लटक जाए क्या बता देते हैं सबका। बाकी जितना नया है उसका तो 1-1 महीना का है। आप लोग को बोला गया कि 50-50 जमा कर दीजिए, कैमरा लगेगा। आप लोग किसी भी चीज में एक्टिव नहीं दिखते हैं। 2, 4, 5 लड़का जमा किए, उनको नहीं पता चला है। ऐसे होता है काम, आप ही के भलाई के लिए नहीं करते हैं जी। क्या बोलेंगे तुम लोग को? लालजीत का नवंबर तक पेड है, 50 ड्यूज है। राहुल का पेड है अक्टूबर तक। ज्योति का पुराना ड्यूज 200 है, और अक्टूबर नवंबर इधर बाकी हो गया। नवंबर से 250, ठीक है। छोटी पाली का 200 पुराना ड्यूज है, अक्टूबर नवंबर भी बाकी है। सुन लीजिए सब। सुनिधि का 200 पुराना ड्यूज है, अक्टूबर नवंबर बाकी है। चांदनी इटपकवा 200 पुराना ड्यूज है, अक्टूबर नवंबर। पैसा दी थी इधर से दिए हैं, देख लेना जिसका दिक्कत होगा। सोनू बोरमबाग का पुराना ड्यूज 400 था, उसके बाद नवंबर का खाली रहेगा। प्रियांशु का ड्यूज 100 रुपया नवंबर में जमा है, नवंबर में जमा है 100 रुपया तुम्हारा, ठीक है। 150 और दोगे काम हो जाएगा सर। काजल 1 सितंबर अक्टूबर नवंबर बाकी है। गीता नवंबर तक पेड है। राधिका सितंबर तक पेड है, अक्टूबर नवंबर। काजल 2 सिर्फ नवंबर बाकी है। ब्यूटी का अक्टूबर नवंबर बाकी है। शिवानी का अक्टूबर तक पेड है, सिर्फ नवंबर बाकी है। और बाकी जिसका है तो नया है, उन लोग सब है, ठीक है। नया तो 1 महीना सबका हुआ है, 1-1 महीना का तो क्लियर है। कुछ नाम हो? हाँ 200 पुराना ड्यूज नहीं बोल। इधर बाकी तुम्हारा अक्टूबर नवंबर 250 और 400 650 टोटल ड्यूज हो। नवंबर तक हुई तो पेड, ठीक है। देखो जिसका 1 महीना रहता है हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन 2-2 महीना जिसका हो गया है वो एकदम जमा कीजिए। हम तीसरा महीना नहीं देखना चाहते हैं। 1 महीना हो गया हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे महीना जाने से पहले 1 महीना कम से कम पेड कर दीजिए। हम लोग भी नए अगर आएगा पैसा किराया वराया देने में बहुत दिक्कत होता है। महीना पूरता है ना कि एकदम ताकत चढ़ा रहेगा आदमी कि पैसा दीजिए पैसा दीजिए। कल उसका पूरा किराया पेड किए, बिजली बिल भी एकदम लग रहा है, बिजली बिल भी उठता है। बात समझो।